दोस्तों नमस्कार। कैसा रहा आज का दिन? इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वैसे तो कार्यक्रम जो है रविंद्र पटवाल जी किया करते थे, आज वो किसी काम में व्यस्त हैं और लिहाजा इस बीच कुछ दिनों तक हमको ही ये जिम्मेदारी दी गई है। तो आज इस कार्यक्रम में हम लोग जो है तमाम जो देश दुनिया की खबरें हैं उस पर चर्चा करते हैं। पहले कुछ खबरें बताई जाती हैं, उसके बाद किसी खास विषय पे, एक दो विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने मेहमानों से परिचय कर लेते हैं। तो आप लोग रोज मिलते हैं रविंदर गोयल जी से। प्रोफेसर रविंदर गोयल दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। शशिकांत जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं आगरा कॉलेज में। और उसके नीचे डॉक्टर उमा गुप्ता जी हैं, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही अध्यापिका हैं। और वाई एस गिल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर तमाम संस्थानों में काम कर चुके हैं। जगदीप सिंह सिंधु जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई टीवी से लेके जो इस तरह के प्लेटफॉर्म उनको लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, अगुवाई किए हैं। तो जी हम लोग नमस्कार। नमस्कार। तो आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। अभी जो आज हम लोग दो तीन खबरों पर बातचीत करेंगे, बड़ी खबरें हैं, उसको पहले मैं बता देता हूं, फिर आगे इस सिलसिले को बढ़ाता हूं। कर्नाटक की यात्रा पर गए थे राकेश टिकैत और वहां उनके ऊपर जो है स्याही फेंक दी गई थी, हमला किया गया था। हालांकि उनका कहना था कि ये बीजेपी के लोग थे और खासकर जो हमलावर है उसकी कई तस्वीरें बीजेपी के नेताओं के साथ आई हैं। तो वो जो है एक बड़ा मसला बन गया है और उस पर जो है राजनीति गर्म हो गई है और टिकैत ने बयान दिया है कि इससे वो डरने वाले नहीं हैं और उनका कार्रवाई, उनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। इस पर एक विशेष बातचीत होगी। इसके अलावा जो है आज सिद्धू जो मूसेवाला हैं, जो गायक थे, उनका दाह संस्कार हुआ है मानसा में उनके घर पर। तो एक बड़ा मसला बना हुआ है पंजाब के लिए, पंजाब की राजनीति के लिए, क्योंकि हिंसा एक नए दौर की शुरुआत हो रही है पंजाब में हिंसा की। देखना होगा कि ये कितना जो है वहां की राजनीति से जुड़ रही है, कितना गैंगवार है या इसके पीछे कोई दूसरी ताकत है। एक बड़ा मसला जिस पर लोग नजर रख रहे हैं, ये बात करेंगे। और एक बात करेंगे, आज जो है दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ छात्रों का, छात्र संसद लगाया था छात्रों ने। और उसमें जो है कई नेता, दीपांकर भट्टाचार्य जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सीपीआईएमएल के, वो थे। और इसके अलावा कई अध्यापक उसमें अपनी बातचीत रखी हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है कुछ खास जो खबरें हैं आज की, उनसे हम शुरुआत करते हैं। और इस लिहाज से हम चाहेंगे कि शशिकांत जी अगर इसको जो खबरें हैं उनके पास उसको पेश करें, उसके बाद आते हैं इन विषयों पर। नमस्कार सभी को। मेरे पास खबरें जो हैं मैं संक्षेप में रखता हूं। एक खबर जिस पर कि हम लोग चर्चा भी कर सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत में नस्लों की शुद्धता का अध्ययन किया जाएगा, रेशियल प्योरिटी का अध्ययन किया जाएगा। और ये महत्वपूर्ण इस संदर्भ में है क्योंकि ये पूरी तरह से अगर हम देखें तो दुनिया में इस तरह के जितने भी संकीर्णतावादी और अधिनायकवादी किस्म की प्रवृत्तियां हैं, इसको रिफ्लेक्ट करती हैं। ऐसा अध्ययन जर्मनी में और इटली में भी पहले हो चुका है। तो एक खबर ये है कि सरकारी तौर पर रेशियल प्योरिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले दिनों में कांग्रेस से 6 गुना ज्यादा चंदा मिला है और भारत की सबसे धनी पार्टी के रूप में है। आज की तारीख में उसके पास लगभग 4 अरब 77 करोड़ रुपए की उसकी पूरी परिसंपत्ति हो चुकी है और उसकी तुलना में कांग्रेस के पास केवल 74 करोड़ की संपत्ति है। एक अन्य खबर है जिसमें कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को बताया जा रहा है कि इन्होंने विदेशों से भारी कर्ज लिया है और कर्ज के जो टोटल अमाउंट है वो $38.2 बिलियन का कर्ज लिया हुआ है। और मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्री, गौतम अडानी के अंतर्गत कंपनियों ने $8.25 बिलियन भारतीय मुद्रा में 63,000 करोड़ का कुल कर्ज लिया हुआ है। तो एक अन्य खबर है जिसमें कि बताया जा रहा है कि इस राज्यसभा के चुनावों में जिस खासतौर से जो मुख्तार अब्बास नकवी और उनके प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम और एमजे अकबर, इनके न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूरे पार्टी की संरचना में संसद में कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं होगा। तो एक ये है महत्वपूर्ण बात। और
एक स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश से है जिसमें कि सीएम योगी ने ये बात कही थी कुछ दिन पहले कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के बाद मथुरा, वृंदावन, विंध्याचली धाम, नैमिष धाम सभी तीर्थ एक बार से फिर नई अंगड़ाई लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये ऑफिशियली योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया, जिस पर कि स्पष्टीकरण देते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो नड्डा उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे और संविधान से ही ये तय होगा। हम इस प्रकार यानी कि दूसरे तरफ अगर कहा जाए तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान से अपने आप को अलग कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने अलग कर लिया है। एक अन्य खबर संक्षेप में, जिसमें कि अनाज के निर्यात पर जो रोक लगाई गई थी उसमें गेहूं के बाद अब चीनी के निर्यात पर भी रोक लगाई है सरकार ने। और हार्दिक पटेल की खबर है, जो कि हार्दिक पटेल जो पाटीदार नेता हैं, बताया जा रहा है कि वे 2 जून को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और खास तौर से जो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं उसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां सुदृढ़ करने की दिशा में इनका योगदान हो सकता है। कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हो सकता है इनके भारतीय जनता पार्टी में जाने से, ऐसा लगता है। और रूस यूक्रेन युद्ध में लगातार युद्ध जारी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बताया जा रहा है कि ईस्ट यूक्रेन का जो एक शहर है सेवेरोडोनेत्स्क, उस पर जो है रूस का नियंत्रण जो है होने जा रहा है। और साथ ही यूरोपियन यूनियन ने ये निर्णय लिया है कि ये वर्ष के अंत तक वे रूस से 90% तेल का आयात वो बंद कर देंगे। तो एक ये खबर है। और अंत में जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, जिसमें कि संसद मार्ग पर छात्रों का आयशा के द्वारा एक आयोजन किया गया, जिसमें कि मनोज झा एक सांसद है, उन्होंने ये कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा है 2020। उसके जरिए देश में शिक्षा के लोकतंत्रीकरण को कुठाराघात पहुंचेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है जिस पर कि हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और अंत में ये खबर है जिसमें कि अमेरिकी सीनेटर टैमी डकवर्थ वे ताइवान में आई हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इस यात्रा से चीन और ताइवान के संबंध और चीन और अमेरिका के संबंधों में एक खास किस्म से कड़वाहट नए स्तर पर पहुंचेगी। तो ये चंद खबरें थी मेरे पास महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, एक खबर जरूर जोड़ना चाहता हूं जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है कि साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र में सरकार के फांसीवादी मंसूबों से लड़ने का तरीका जो है, कर्नाटक के प्रोफेसर सिद्धारमैया और 2 अन्य प्रोफेसर हैं, उन्होंने दिखाया। उन्होंने सरकार को जो परमिशन दी थी कि उनके लेखों को 10वीं तक की शिक्षण सामग्री में शामिल किया जाए, वो परमिशन उन्होंने वापस ले ली है। यानी कि भविष्य में उनका लेखन सामग्री जो है सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए उसको शामिल नहीं कर पाएगी। और ये मैं समझता हूँ कि एक महत्वपूर्ण खबर है जिसको कि नोट किया जाना चाहिए। अभी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि 2-3 प्रोफेसर और अपनी परमिशन विड्रॉ करेंगे, क्योंकि शायद पता होगा कुछ दिनों पहले सरकार ने भगत सिंह का लेख हटा दिया था, पेरियार का लेख हटा दिया था कर्नाटक सरकार ने, और हेडगेवार का कोई लेख जोड़ दिया था। तो शिक्षा की कम्युनलाइजेशन की जो मुहिम है उसके अंदर इसको रोक लगाने की दिशा में मुझे लगता है इन कर्नाटक के प्रोफेसरों ने एक अच्छा काम किया है और हमें उसका साधुवाद करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। 2-3 खबरें और हैं, हमको लगता है जोड़ दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक घटना आज फिर हुई है कश्मीर के कुलगाम में। वहाँ एक महिला की जो है, उनका नाम रजनी बाला नाम है, उनकी हत्या कर दी गई है, वो टीचर हैं। इसके पहले जो है राहुल भट्ट की वहाँ हत्या की गई थी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, और उसके पहले एक महिला प्रिंसिपल की हत्या हुई थी, अगर याद हो। तो ये आतंकवादियों ने इसको अंजाम दिया है। और शाहबा जो जम्मू सेक्टर में है, उसका वहाँ की रहने वाली थी, लेकिन रह रही थी कुलगाम में, वहाँ पढ़ा रही थी। इसके अलावा जो है एक खबर सत्येंद्र जैन की को लेकर के है। 9 जून तक उनको ईडी के हवाले कर दिया गया, ईडी की हिरासत में, तो वहाँ रहेंगे, पूछताछ उनसे होगी। और इसी तरह से डीके शिव कुमार के बारे में एक खबर है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है कर्नाटक के। दिल्ली के कोर्ट ने उनको जो है 1 जुलाई को सम्मन भेजा है। एक चार्जशीट 2017 का मामला, उसमें चार्जशीट दायर हुई है उनके खिलाफ और उसमें उनको पेश होना है। हालांकि शिव कुमार ने कहा है कि चार्जशीट जो है आमतौर पर 60 दिन के अंदर दायर हो जानी चाहिए,
लेकिन इतना दिन देर करने के बाद उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, लिहाजा पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत जो है उसको दायर किया गया, उनका कहना है। अब आते हैं हम कुछ जो खास खबरें हमको आज बातचीत करनी है। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने नाम दिया है, और ये पॉलिसी कहाँ ड्राफ्ट हुई, कहाँ पेश हुई, कहाँ बहस के लिए ले आई गई, और इस पर कैसे विचार विमर्श हुआ, कोई देश में कोई नहीं जानता इस बात को, भाजपा के अलावा, भाजपा के जो अपने लगता है कुछ नेताओं के अलावा भी किसी को शायद न पता हो कि फार्मर्स पॉलिसी आती है, जो एग्रीकल्चर पॉलिसी आती है, और संसद के अंदर जैसे भी आती है, जैसे भी वहां से पास होती है, पूरा देश देखता है। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है और उसको किसी ने नहीं देखा है, और कैसे पास हुई और उसको कैसे लागू किया जा रहा है इसका कुछ नहीं पता है। और उसी के खिलाफ आज जो है संसद मार्ग पर, जंतर मंतर पर आइसा के छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। पूरे देश से वहां छात्र आए थे। राष्ट्रीय जो महासचिव हैं CPIML के, वो दीपांकर भट्टाचार्य, उसको संबोधित किए हैं। इसके अलावा वहाँ RJD के जो सांसद हैं राज्यसभा के, मनोज झा, उसको संबोधित किया, रतन लाल जी थे, और इसके अलावा एक और प्रोफेसर, 2-3 प्रोफेसर और संबोधित किए हैं। उमा जी, कई प्रोफेसर, उसमें उमा जी भी मंच पर मौजूद थी, इन्होंने भी उस सभा को संबोधित किया है। और मैं उमा जी से जानना चाहूंगा उस सभा के बारे में, उस प्रदर्शन के बारे में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात हम लोग जानना चाहेंगे, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या है, और क्यों छात्र वहां प्रदर्शन कर रहे थे, और उसमें क्यों अध्यापक शामिल हुए? जी, पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, और हमारे सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं बताना चाहूंगी कि आज मेरी आवाज पहुंच रही है महेंद्र जी? आ रही। मैं बताना चाहूंगी कि दिल्ली के जंतर मंतर पर, संसद मार्ग पर आज देश भर के 15 राज्यों से, 25 विश्वविद्यालयों से लगभग सैकड़ों छात्राएं एक समानांतर संसद लगाने के लिए पहुंचे थे। ये समानांतर संसद नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर थी, और मांग बिल्कुल दो टूक और साफ है कि KG से लेकर PG तक और उसके आगे शोधार्थियों को अच्छी, गुणवत्तापूर्ण, मुफ्त स्कॉलरशिप वाली शिक्षा दी जाए। शोधार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और KG से PG तक मुफ्त शिक्षा, ये मांग है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वहां पर मौजूद तमाम छात्रों ने, जो विभिन्न राज्यों और विभिन्न विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो शिक्षक, जो बुद्धिजीवी मंच पर मौजूद थे जिन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने, सभी लोगों ने एक स्वर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो व्याख्या की, उसे अगर उसका क्रक्स कहा जाए तो वो है नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी। यानी एक ऐसी शिक्षा नीति जो शुरू से आखिर तक शिक्षा की बेदखली का दस्तावेज है। शिक्षा को मुनाफा, स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक मुनाफाखोरों को सौंप देने, और उससे मुनाफा, पूंजीपतियों के मुनाफे को प्रस्तावित करता हुआ एक दस्तावेज के रूप में ये वहां पर सामने आया। इस पूरी शिक्षा नीति पर बात करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगी संक्षेप में। उसके पहले महेंद्र जी, मेरे पास कितना वक्त है जिसमें मुझे अपनी बातचीत को समेटना है, वो आप एक मुझे अंदाजा बता दीजिए। 5 मिनट के अंदर कोशिश करिए जी। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा ज्यादा बोलूं तो मुझे थोड़ा सा सावधान कर दीजिएगा जी। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जुलाई 2020 में कैबिनेट से पास हुई। बिल्कुल सही आपने उल्लेखित किया कि इस पूरी शिक्षा नीति को लागू करने में पूरी तरह से एक असंवैधानिक तरीका लिया गया, जबकि हम अपने संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, जो अपने आप में ये कहता है कि भारत जो है विभिन्न राज्यों का एक संघ है। तो जो संघीय ढांचा है, जिसमें हमारी जो 7वीं अनुसूची है, वो 7वीं अनुसूची का जो तीसरा भाग है वो समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा को रखा गया है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों भागीदार हैं। पहले में केंद्र के अंतर्गत आने वाले दायरे हैं, दूसरे में राज्य के अंतर्गत आने वाले दायरे हैं, और तीसरे में समावर्ती सूची, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है, उसमें शिक्षा को रखा गया।
तो सबसे पहला उल्लंघन यहाँ पर होता है संविधान का उल्लंघन, जहां पर बिना राज्यों के, बिना देश की यूनियन टेरिटरीज के सलाह मशवरे के इस दस्तावेज को कैबिनेट के थ्रू पास कराकर ला दिया गया हम सबके सामने। और बिल्कुल आप समझिए कि जो जिस तरह से एक फ्रेज चला है बीच में, बिल्कुल सही है वो, कि आपदा में अवसर। हमारे देश का जो सत्ता वर्ग है, शासक वर्ग है, उसने पूरे कोरोना काल महामारी में 2 साल में आप देखिए तो 3 भयानक और जन विरोधी कानून पास किए, नीतियां पास की। उसमें कृषि नीति है, मजदूरों के हकों को लेकर नीति है, और ये शिक्षा नीति। तो कृषि नीति का तो जो हश्र है वो हम सभी देख रहे हैं। देश के किसानों ने एक मिसाल कायम करते हुए, और जिस तरीके से उनकी खेती को उनसे छीनने का, उनकी फसलों और उनकी नस्लों को बर्बाद करने का जो नीति थी, उसे उन्होंने कूड़ेदान का रास्ता दिखा दिया। अब ये जो शिक्षा नीति है, जिस तरीके से हम इसको एक शिक्षक होने के नाते हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि आद्यांत ये पूरी शिक्षा नीति किस तरीके से, अगर मैं ज्योतिबा फुले के शब्दों में कहूं, तो गुलामगिरी का दस्तावेज बनकर ये आई है। और किस तरीके से कि अब देखिए, ये नीति पास होती है जुलाई 2020 में कैबिनेट से। 1 मई को जब ये आकलन के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास जाती है, तो वो आकलन में जो कहते हैं वो बड़ी दिलचस्प बात है और हम सभी को जानना चाहिए। वो कहते हैं कि इस पूरी शिक्षा नीति का केंद्र बिंदु ऑनलाइन शिक्षा है। ऑनलाइन शिक्षा, जिससे कि एक जीवंत ज्ञान समाज का निर्माण होगा, एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी का निर्माण होगा, जो कि भारत को विश्व के स्तर पर एक ज्ञान की महाशक्ति के रूप में दर्जा दिलाएगा। तो ये अपने आप में ये देखने और बहुत दिलचस्प बात है कि इस प्रधानमंत्री के इस हरी झंडी के बाद कुछ ही समय बाद गूगल जैसी एक बड़ी कंपनी अंबानी के खाते में कुछ मिलियन डॉलर जमा करती है, निवेश करती है, क्योंकि निश्चित तौर पर यह जाहिर है कि ऑनलाइन शिक्षा का मतलब क्या होने जा रहा है। और ये अनुमान है एक मार्केटिंग एजेंसी का, जो पत्रिका में मैंने पढ़ा है, जिसके अनुसार लगभग 15 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश जो है होगा, उससे मुनाफा होगा। लेकिन कोरोना काल ने आकर ये और साबित कर दिया कि किस तरीके से ऑनलाइन शिक्षा उस दौर में जो परिस्थितियों वश चलाई गई, उससे तो अब ये अनुमान कई और गुना ज्यादा, आप इसको मान लीजिए कि ये और ज्यादा बड़े मुनाफे की तरफ ले जा रहा है। तो ऑनलाइन शिक्षा से छात्रों का भला हो ना हो, शिक्षक समुदाय का भला हो ना हो, शिक्षा का भला हो ना हो, लेकिन इस देश के और विदेश के जो पूंजीपति वर्ग है, उनका भला जरूर होने जा रहा है। अब बात आती है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर हम कुछ कसौटियों पे कसना चाहें, तो वो कौन सी कसौटियां होंगी जिनसे हम चेक करेंगे कि ये नीति कितनी प्रो पीपल है और कितनी एंटी पीपल है, कितनी प्रो स्टूडेंट्स और एजुकेशन है और कितनी एंटी स्टूडेंट और एंटी एजुकेशन। तो वो कसौटियां होंगी निश्चित तौर पर इस देश का जो 150 सालों का आजादी का आंदोलन है, जिसने साम्राज्यवाद विरोध के मूल्यों को लेकर चली, जाति व्यवस्था के विरोध के मूल्य को लेकर चली, और उसी स्वतंत्रता आंदोलन की आंच से, उसी स्वतंत्रता आंदोलन के तेवर से बना है हमारा संविधान, जो समता मूलक समाज बनाने और बराबरी पर आधारित समाज बनाने की बात करता है। लेकिन इस पूरे दस्तावेज में आपको आद्यांत कहीं भी जाति शब्द का, आरक्षण शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा। इसमें कहीं आपको पितृसत्ता का प्रयोग नहीं मिलेगा, जो आज भी भारतीय समाज की 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। तो ये किस तरह की शिक्षा है? लगातार हम इसमें एक शब्द पढ़ते हैं, समावेशी। तो समावेशी का अर्थ हुआ इंक्लूजन। अब ये शब्द भी देखिए तो 2011 के बाद ये एक एग्जिस्टेंस में आता है, बहुत प्रिय शब्द बन जाता है। एक टर्म आया था उस समय, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ 2011 में। उसके बाद से पूरे कॉर्पोरेट जगत का ये बहुत प्रिय शब्द बन गया, समावेशी। अब समावेशी पूरी तरह से देखिए, अगर इसको हम डिकोड कर दें, जो कि हम अपने छात्रों के लिए अक्सर कई कीवर्ड्स को डिकोड करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि यहाँ भी मैं उसे डिकोड करूं कि समावेशी शब्द सुनने में बड़ा प्रगतिशील शब्द लगता है,
लेकिन इसे खोलिए तो आप पाएंगे कि समावेशी का अर्थ है कि गैर बराबरी कायम है, उसे मेंटेन रखा गया है ताकि समावेश किया जाता रहे। जबकि होना ये चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां बने कि समावेशन की जरूरत ना बने, जो गैर बराबरी है समाज की उसका उन्मूलन हो सके। ऐसी शिक्षा नीति आए जो नीचे से ऊपर तक समाज के हर हिस्से को, समाज के हर उम्र के लोगों को एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मुफ्त उनको मुहैया करा सके। लेकिन ऐसा इस पूरे दस्तावेज में कोई प्रावधान नहीं। चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसे शब्द आपको बहुत मिलेंगे कि उच्च शिक्षा को मुनाफे का जरिया नहीं होना चाहिए। पर कहीं भी इस पूरे डॉक्यूमेंट में कोई अफर्मेटिव एक्शन, कोई ऐसे कानून बनाने की बात नहीं की गई जहां ये कहा गया हो कि हम ये सुनिश्चित करेंगे जिससे कि शिक्षा को मुनाफाखोरों के हाथ से जाने से बचाएंगे हम। जी कोई जी जी अफर्मेटिव इसकी बात नहीं की गई। तो इस तरह के जी बहुत सारे शब्द हैं और मैं कहना चाहूंगी कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको लेकर आज संसद लगी और बहुत सारी बातें हैं इसमें, समय की कमी है, लेकिन ये कहना जी चाहूंगी कि जिस तरह की राजनीति इस समय हमारे देश का शासक वर्ग कर रहा है, उस राजनीति का जवाब वही राजनीति हो सकती है जो आज हमने संसद मार्ग पर जिसका एक उदाहरण देखा, जो देश के छात्रों नौजवानों ने वहां जवाब दिया, अपनी बातें कही और वो स्टेक होल्डर्स हैं। हम एक शिक्षक होने के नाते और छात्र होने के नाते अगर आप अपने स्टेक होल्डर्स की बात नहीं सुन रहे हैं तो माफ कीजिएगा, ये किस तरह की शिक्षा नीति बनने जा रही है और इससे किसका भला होने जा रहा है, इसकी मंशा का अंदाजा हम लगा सकते हैं। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने रखा है। और कहा यही जा रहा है कि जिस तरह से एग्रीकल्चर पॉलिसी के जरिए सरकार जो है किसानों का खेत छीनने की कोशिश कर रही, तो इसी तरह से शिक्षा नीति के जरिए शिक्षा छीनी जाएगी, शिक्षा को छीना जा रहा है। कैंपस खत्म कर दिए जाएंगे, ऑनलाइन शिक्षा हो जाएगी। और अभी वहां तो मैं एक डाटा पेश कर रहे थे सज्जन, उन्होंने कहा कि अभी जो 50,000 यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेज हैं, वो घट के 12,000 पे ले आने की पूरी उसमें दिशा है, जो पूरा प्रावधान किया गया है। तो आप समझ सकते हैं सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि इसको हम शिक्षा से। हमारे साथ दो और देखिए प्रोफेसर जुड़े हैं इस मसले पर, क्योंकि सीधे इस मसले से जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग रखना चाहें इस पर कुछ तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, शशि जी और रविंदर जी। देखिए, इसमें मैं ऐड करूं, हम लोग समय समय पर इस शिक्षा नीति के जो भी रेफरेंसेस आए पास्ट में, जिसका कि अंदाजा हम लोगों को लग गया कि ये जन विरोधी होने जा रहा है, ये शिक्षा के निजीकरण को आगे बढ़ाएगा, शिक्षा को आम लोगों से, खासतौर से टेक्नोलॉजी की आड़ में दूर करेगा। इस पर हम लोगों ने 2-3 बार संसद मार्ग पर धरना प्रदर्शन भी किया, विभिन्न संगठनों के, एआई फुक्टो के नेतृत्व में, राज्य विश्वविद्यालय संघों के नेतृत्व में। लेकिन उस समय भी जो मंत्री थे केंद्रीय, एक बार जावड़ेकर से भी वार्ता की बात हुई, प्रतिनिधिमंडल गया था, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर शिक्षक संगठनों को, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों के भी संगठन थे, उन्होंने कोई बात मानने से इनकार कर दिया। बात यह है कि इसमें अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखें, यद्यपि ये दस्तावेज काफी बड़ा है और इसमें बड़े लॉफ्टी और बड़े हाई प्रोमिसेस किए गए हैं, जैसे कि 6% जो है वो शिक्षा का बजट किया जाएगा। भाई, आपको किसने किया जाएगा, रोका किसने है? आप अभी करंटली जो 4% के आसपास है, आप 6% करें आप दूसरे सेक्टर्स में, लेकिन असली इंटेंट इनका इस पूरे शिक्षा के बाजार को, इसके पूरे मॉनेटरी स्ट्रक्चर को निजी क्षेत्र को देने की पूरी कवायद है। अगर आप उच्च शिक्षा में देखें तो उसमें इनका टारगेट है कि हम 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ले जाएंगे, स्कूली एजुकेशन में, स्कूल शिक्षा में 100% करेंगे। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो 2035 तक इनका टारगेट है कि सभी महाविद्यालयों को ये ऑटोनोमस घोषित करेंगे। अगर आप इस पूरे शिक्षा नीति का अगर आप लिंक देखें तो मुरली मनोहर जोशी के समय अडानी और अंबानी और बिरला की एक समिति बनी थी, जिसने शिक्षा को के क्षेत्र से, खास तौर से सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के क्षेत्र से सरकार के निवेश को हटाने का स्पष्ट निर्देश दिया था कि मॉडल एक्ट जी, मॉडल एक्ट आया था जी, राइट, मॉडल एक्ट उन्होंने दिया था और उन्हीं के निर्देशों का स्पष्ट विस्तार आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ज्यादा मूर्त रूप में दिखाई देता है। अब आप देखें कि 2035 तक इनका टारगेट है कि ये सारे महाविद्यालय ऑटोनोमस कर दिए जाएंगे। इस ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी होगी,
यानी कि आप अपने शिक्षकों की वित्तीय संरचना, यानी जो वित्त पोषित, राज्य वित्त पोषित संस्थान है, उनको फीस पर आधारित कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय अभी भी, हम लोग जिस विश्वविद्यालय में हैं, इसके साथ आसपास के जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, उनके कुलपति लगातार ये कहने लगे हैं कि अब आने वाले वक्त में अब कॉलेजेस को ही चलाना है, आप लोग कॉलेज मैनेजमेंट ही कॉलेज को चलाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा चीजें हम कॉलेजेस को ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी विश्वविद्यालय और शासन अपनी अकाउंटेबिलिटी से, अपने उत्तरदायित्व से लगातार हट रहे हैं। तो ये एक सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। इसका एक और पहलू है, इसमें बड़े सटल तरीके से भारतीय संस्कृति, परंपरा और इसके नाम पर इसका सांप्रदायिकरण भी किया जा रहा है। आप देखेंगे कि बड़े सूक्ष्म तरीके से विभिन्न संस्थानों में खास तौर से किसी खास विचारधारा के लोगों को परंपरा और संस्कृति और धर्म के और नैतिकता के नाम पर, अब आप एक आरंभ में मैंने खबरों में रखा कि रेस की प्योरिटी, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से ये सिद्ध है, विश्व सिद्ध है, विश्व के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि भारत जैसा मल्टी रेशियल सोसाइटी, जहाँ की कम से कम 6 नस्ल की, 6 जातियों की आबादी यहाँ पर विद्यमान है, ऐसे में आप एक रेशियल प्योरिटी की बात करना, ये सीधे तौर पर अगर हम याद करें, इसका कोई पैरेलल बनता है तो जर्मनी में फासिज्म के दौर में ऐसा हुआ था कि जहां नस्ल की, आर्य नस्ल की श्रेष्ठता का सिद्धांत आया था। जी जी, तो शशि जी, हाँ, समराइज करें तो ये हमें दिखाई देता है कि ये विशुद्ध रूप से कॉमर्शियलाइजेशन और आम लोगों के एक्सक्लूजन और शिक्षा को जनता से दूर करने का एक दस्तावेज है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ये इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। अब ये ड्राफ्ट नहीं है, ये अभी ये लागू हो रहा है और हम लोग उस पूरी प्रक्रिया में हैं और उसके खामियाजा हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। जी रविंदर सर, मैं आप अगर बहुत जरूरी हो तो रखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ 2 वाक्य कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा इतनी बात कहने के बाद। जी जी, कि कुल मिला जुला करके कहा जाए तो ये जो नई शिक्षा नीति है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुसंधान हुए हैं उसका नकार है। आमतौर पर यह बताया जाता है कि जब शिक्षक और छात्र आपस में मिलते हैं, आपस में बात करते हैं और छात्र आपस में मिलते हैं, तो सीखने सिखाने का वही सबसे अच्छा तरीका होता है। और ये जो ऑनलाइन पर जोर है, ये इस देश की आम जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। दूसरी चीज ये है कि ये सब शिक्षा की दुकानों में जिस तरीके से इसको बदल कर रहे हैं, तो उसके चलते इस देश का 90% आदमी, 90% लोग जो मुश्किल से 25,000 रुपया महीना कमाते हैं, वो इस शिक्षा से दूर हो जाएंगे, शिक्षा से कट जाएंगे। और ये दूरगामी तौर पर देश के लिए वर्तमान दौर में बहुत ही घातक कदम है। इतनी बात है। बिल्कुल। इस पर अगर आप लोग जगदीप जी और वाई एस गिल साहब संक्षेप में रखना चाहें 30 सेकंड तो हम करेंगे, नहीं तो अगला क्या कोई टॉपिक मुझे लेना है। ये शिक्षा नीति जो है, पहले नई शिक्षा नीति की बात होती थी, अभी क्या है कि नेशनल शिक्षा नीति की बात हो रही है। नेशनल, मैं कहूँगा नेशनलिस्ट, हिंदू नेशनलिस्ट शिक्षा नीति के लाने की बात यह है कि हिंदू नेशनलिस्ट का मतलब होता है ब्राह्मण नेशनलिज्म। ब्राह्मण नेशनलिज्म को उसको लाना चाहते हैं, इसमें क्या है कि जो वंचित वर्ग है उसको और वंचित में धकेल दिया जाए पूरी तरह से, वो सिर्फ मजदूरी का काम करे, और जो चंद लोग हैं, जो ऊपर का तबका है, उसको पढ़ाई लिखाई का काम करना होगा। जैसे मिडीवल भारत में था पहले, मध्ययुगीन भारत में, मध्ययुग को वापस लाने का आइडिया है इनका, वेरी सिंपली। बिल्कुल बिल्कुल। जगदीप जी, अब मैं इस मुद्दे को यहीं खत्म करूंगा। आपसे मैं जो अभी आज मानसा में क्रिमेशन हुआ है, जो दाह संस्कार हुआ है सिद्धू मूसेवाला का, बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में वहां लोग इकट्ठा हुए, 10,000 की संख्या में लोग आज शामिल हुए हैं, और इसको लेकर के वहां बहस भी शुरू हुई है। आज उस पूरी घटना का रिपोर्टिंग करिए, और उसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं, जो कौन लोग हो सकते हैं और कि क्यों ये घटना घटी, इसके बारे में आपसे जानना चाहिए। महेंद्र जी, आज वैसे पंजाब के लिए एक बड़ा मनहूस दिन है। सारा पंजाब जिस प्रकार से अचानक एक सहम में है, ये पंजाब के लिए दूसरी बड़ी घटना है जिसने पंजाब को सहमा दिया है। जो घटना ये घटी है, इसमें सीधे तौर पे कुछ ऐसे तत्वों का हाथ सामने बताया जाने लगा है और संकेत मिलने लगे हैं, और पुलिस की कार्रवाई में कुछ ऐसी चीजें सामने आने लगी हैं
जो असामाजिक तत्व हैं, और ये पूरा का पूरा एक राइवलरी या रंजिश के तहत ऐसा किया गया है। लेकिन ये जो घटना जिस प्रकार से घटी है और जिस प्रकार से इसको घटित किया गया है, इसकी कार्रवाई की गई है, ये एक बहुत सदमे और सहम की चीज है, क्योंकि इसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे और जिस तरह के हथियार इसमें उपयोग किए गए हैं, ये पंजाब के लिए बहुत चिंता का विषय है। रही बात ये कि इसके क्या परिणाम या इसके क्या प्रभाव हैं और इसके क्या कारण हैं, कारण में बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पे अभी जांच चल रही है, बहुत से ऐसे पक्ष हैं जिनको देखना पड़ेगा। लेकिन इनके फलसफे में अगर देखें तो पंजाब ने जिस प्रकार से एक दौर को पहले देखा है, उस दौर में पंजाब क्यों और कैसे आज जाने को उस महाने पे खड़ा है, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, इस पे चिंतन बहुत आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि जो आज ये सिद्धू मूसेवाला, शुभदीप सिंह जिनका पूरा नाम है, और जो करीब 28-29 साल की उम्र के थे, एक ऐसे जवान, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी बुद्धिजीविता और पंजाब के विरसे को लेकर, पंजाब के हौसले, पंजाब की मेहनत और पंजाब के शौर्य, पंजाब के गौरव के लिए जिन्होंने बात की। मैं बता देता हूं कि ये इलेक्ट्रिकल के इंजीनियरिंग किया हुआ थे इन्होंने पंजाब लुधियाना, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से। उसके बाद ये 2015 में इन्होंने कोशिश की थी अपने कैरियर को शुरू करने की। इनका झुकाव शुरू से ही संगीत की तरफ रहा। 2015 में इनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली। 2016 में ये कनाडा चले गए और उन्होंने जो गीत लिखा, इनके एक साथी ने गाया, उसमें बड़ी मकबूलियत मिली और उसके बाद इनकी सफलता के दरवाजे खुलते चले गए। पंजाब में जो भी घटनाक्रम अब हो रहे हैं या जो तफ्तीश या जो इस पे इंक्वायरीज हो रही हैं, ये एक बहुत ही अलग दौर या अलग संकेत दे रहा है, जिसमें इस घटना के पूरे मंतव्य को अगर देखें तो जो लोगों ने ये घटना की है, उनका जो उद्देश्य है वो एक दहशत को पैदा करना है, एक समाज में दहशत को पैदा करना है, जिसमें वो पूरी तरह से सफल हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ी उंगलियां, सुनिए जगदीप जी, गोल्डी बरार और एक बिश्नोई नामारा जो तिहाड़ जेल में बंद है, दोनों ने जिम्मेदारी ली है। कि दोनों चेहरे कौन है, इनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है या कहीं किसी स्तर पे खालिस्तानी मूवमेंट से भी जुड़ता है, ये मतलब किस और जिम्मेदारी क्यों ली है? एकाएक मतलब घटना हुई उसका जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये सीधे तौर पे इनको बताया गया है कि ये असामाजिक तत्व हैं और गैंगस्टर हैं। इनकी गतिविधियां सीधे तौर पे धन उगाही की, एक्सटॉर्शन की, धमकियों की, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की है, ऐसा बताया जा रहा है। ये उस तरह के गैंगस्टर हैं। गोल्डी बराड़ जो हैं, उन्होंने वो अभी वर्तमान में कनाडा में हैं, वहाँ से अपना रैकेट ऑपरेट करते हैं। वो एसोसिएट है लॉरेंस बिश्नोई के। लॉरेंस बिश्नोई जो कभी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के स्टूडेंट रहे और स्टूडेंट यूनियन में रहे, और उसके बाद ये वहीं से ये अपराध की दुनिया की तरफ आगे बढ़ गए। इन्होंने LLB किया हुआ है। इनका अपना जो नेटवर्क है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और ये नेटवर्क में जो पहले के गैंगस्टर थे, जिसको विक्की गौंडर कहते हैं और देवेंद्र बंबीहा, वो पहले पुराने पंजाब के थे। उनके गैंगवार के बाद जो कुछ घटनाएं हुई और जो बदले की कार्रवाइयों में हत्याएं हुई, उसके बाद से ये लोग उसमें इन्वॉल्व होते चले गए। और आज ये जी, हम आपको मैं रोकना चाहूंगा, बात आ गई है। मैं अब इसको खोलूंगा दूसरे लोगों के लिए, बातचीत के लिए। अब पंजाब की जो स्थिति आप देख रहे हैं, एक दौर में शांति एक आ गई थी, मतलब खालिस्तान के दौर के बाद जो आतंकवाद का दौर चला था, उसके बाद पंजाब में बिल्कुल शांति थी, और पिछले 10-15 सालों से आप कह सकते हैं।
इस बीच नई घटनाएं हो रही हैं, रेजिम बदला है। अब जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई गैंगवार का नाम दे रहा है, कोई कह रहा है इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। कुछ राजनीतिक लोग हैं जो सरकार को डिस्टेबल करना चाहते हैं, वो अस्थिर करना चाहते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं खालिस्तानी पक्ष भी हो सकता है। ये जो 3 पक्ष आ रहे हैं, 3 बातें आ रही हैं, या इसके अलावा और भी कुछ अगर देखते हो, आप लोग बारी-बारी से अगर इस पर रखना चाहें तो कुछ बेहतर रहेगा, एक राय बनेगी। गिल साहब आप अगर कुछ रखें तो फिर आगे लेते हैं राय। ये एक ट्रायंगल है, इसमें ड्रग इन्वॉल्व है, इसमें क्राइम इन्वॉल्व है, इसमें टेररिज्म भी है, खालिस्तानी भी कुछ हद तक इन्वॉल्व है, और इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। ये घटनाएं सिर्फ पंजाब में नहीं, हरियाणा में हुई हैं, और इसका इनकी कोशिश ये भी रही है कि बम्बई में भी इन्होंने कुछ कांड करने की कोशिश की है, और इसके साथ ही खालिस्तानी एलिमेंट्स भी बहुत एक्टिव रहे हैं इस दौरान। यहाँ खालिस्तानी एलिमेंट्स एक्टिव रहे हैं, उन्होंने जाके अभी वहाँ पर एक ग्रेनेड मारा था, रॉकेट लॉन्च ग्रेनेड मारा था, और उसके पहले आपके अभी हिमाचल में भी उनकी कुछ एक्टिविटी करना, कुछ ऐसा कोई ऐसा खास नहीं मगर कुछ एक्टिविटी है उनकी वहाँ पर। उस तरह से कश्मीर में भी एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है इस दौरान। तो ये सारा सेगमेंट जुड़ता है, क्राइम भी है इसमें, ड्रग्स भी है। ड्रग्स का आना, ड्रग्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पंजाब का, ड्रग्स से क्राइम जुड़ा हुआ है, क्राइम से एक्सटॉर्शन जुड़ा हुआ है, और इनको खुली छूट दी गई है। इन लोगों को पकड़ना चाहिए था बहुत पहले ही, इनको कर्व करना चाहिए था, कर्व नहीं किया गया। अब खुलेआम देखिए AK-47 लेके और इतने खुलेआम अब गोलियां चलाते हैं, उसको पकड़ा नहीं जाता, मजाक हो गया। ये मजाक हो गया कि इतनी गोली चला के आदमी भाग गया, पकड़ा नहीं गया। कौन है ये? कहते हैं जो गैंगस्टर है, बहुत जबरदस्त इनका गैंग है, ऑल ओवर इंटरनेशनल कनेक्शन है इनके, ड्रग से कनेक्शन है इनके, एक्सटॉर्शन है इनका काम, और मुझे लगता है क्राइम उनका टेररिज्म से भी इनका कनेक्शन होगा, क्योंकि इनको कनेक्ट किया जा सकता है सारी चीजें। जी गिल साहब। प्रोफेसर रविंदर जी। मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन मुझे मूलतः लगता है कि ये क्रिमिनल गैंग्स की लड़ाई, जिनका का हौसला पिछले 5-7 साल में बढ़ा है, उसको राजनीतिक तंग देने से कोई फायदा नहीं है। अगर खालिस्तानी एलिमेंट होगा भी तो बहुत थोड़ा होगा। जितनी जानकारी है, ये मुख्यतः क्रिमिनल्स हैं, और जो सरकारी संरक्षण में हौसलाबंद हुए हैं, और उसी का ये नतीजा। और इसको जब तक सरकार डिसाइसिवली डील नहीं करेगी, कोई इसका रास्ता नहीं है। क्योंकि एक और दूसरे तरीके से देखें, जैसे गिल साहब ने बताया, हरियाणा में हुआ, जम्मू कश्मीर में हो रहा है, बजरंग दलीय जो है और स्टेट्स में कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा उस माहौल का जो क्रिमिनलाइजेशन है, उसका नतीजा है। मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। जी शशि जी आप। मैं इसको इसी रूप में देखता हूं कि खास तौर से जब कोई भी पॉलिटिकल रिजीम, जब उसके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं होता है, जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में आप उलझते हैं, तो आप लोगों को अपने वास्तविक डेवलपमेंटल एजेंडा या कोई सकारात्मक एजेंडा देने की बजाय आप ऐसे घटनाएं प्रायोजित करते हैं। ये बात बाद में स्पष्ट होगा कि इस तरह की हिंसा के पीछे कौन से लोग हैं। अगर आप पिछले 7-8 वर्षों में ऐसी होने वाली हिंसा को देखें, तो किसी न किसी किस्म का पॉलिटिकल कनेक्शन जरूर रहा है, जो खास तौर से या तो चीजों को डिफ्लेक्ट करने के लिए, या अपने प्रतिरोधियों को दबाने के लिए, या विपक्षियों को शांत करने के लिए इस तरह से प्रयोग में लाया जाता रहा है। निस्संदेह इसका एक पॉलिटिकल मोटिव है, और ये लार्जली एक फेल्योर को रिफ्लेक्ट करता है, स्टेट लेवल पर फेल्योर और सेंट्रल लेवल पर हमारी जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस है और उसकी जो लीडरशिप है, उसका कहीं ना कहीं फेल्योर है। और ऐसे में जो एक बात हो रही है कि डीप स्टेट हिंदुस्तान में, ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय स्तर पर और केंद्र के स्तर पर भी कार्य कर रहा है, जो इन चीजों को कहीं ना कहीं षड्यंत्र के जरिए इस घटनाओं को मैन्युफैक्चर कराता है, जिससे कि नागरिक समाज में एक किस्म की दहशत का वातावरण का निर्माण किया जा सके। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि जो हिंसा है मुख्य धारा के समाज का हिस्सा बनती जा रही है। अभी मैं देख रहा था कि कर्नाटक में और उत्तराखंड में 2 जगहों पे बजरंग दल ने जो है हथियारबंद ट्रेनिंग का प्रपोजल दिया, उसके लिए परमिशन भी नहीं लिया है, और उसकी घोषणा हो गई शायद कि उसमें ट्रेनिंग लेंगे। और पूरे देश के अंदर हिंसा का जो माहौल और तांडव चल रहा है, तो एक हिंसा आम समाज का हिस्सा बन जाए और उसमें हिंसा जैसी कोई बात दिखे ना, उस तरह की अगर एक बात चलेगी और उसका एक माहौल बनाया जाएगा, तो इस तरह के जो एलिमेंट्स है, गैंग है, अपराधी हैं, वो उसका फायदा लेते हैं। और कम नोबेश कह सकते हैं पंजाब में भी उसी तरह की चीज सामने आई है। हम लोग आखिरी अब विषय पर आएंगे, और महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ये कर्नाटक से है, उत्तर भारत से जुड़ जाता है सीधे, क्योंकि राकेश टिकैत वहां यात्रा पर थे और उनके ऊपर हमला हुआ है।
क्योंकि सिर्फ स्याही नहीं फेंकी गई है उनके ऊपर, उससे मारा गया है, वहां जो रखा हुआ कोई एक सामान था, माइक। तो माइक था। रविंदर जी, आप कुछ अपडेट आपके पास है प्रोफेसर जी? पर देखिए, ये जो टिकैत जी पर हमला हुआ है बंगलौर में, ये अपने आप में कोई अपवाद घटना नहीं है। दो चीजें इसके बारे में साफ हमको देखनी होगी। एक तो वो हमलावर मोदी मोदी जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, और दूसरे भाजपा की जब से किसान आंदोलन में उनको कानून वापस लेना पड़ा है, उसकी ये पूरी की पूरी साजिश रही है कि किसी तरीके से आंदोलन को दो फाड़ किया जाए, आंदोलन को तोड़ा जाए। और इसके अंदर इनका ज्यादा जोर लगता है राकेश टिकैत और जो जाट समूह इस आंदोलन में है उसके खिलाफ उसको अपनी वो मुहिम चलाते हैं। दिल्ली में, सॉरी, अभी कुछ दिन पहले जब महेंद्र सिंह टिकैत की बरसी हुई थी तो सिसौली के अंदर भारतीय किसान यूनियन को उन्होंने तोड़ा और संघ प्रदर्शन ने इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की। ये जो कर्नाटक में गए थे, कर्नाटक में भी इसलिए गए कि कुछ किसान नेताओं ने एक दूसरे किसान नेता पर यह चार्ज लगाया कि ये 3,000 करोड़ रुपया लेकर के इन्होंने आंदोलन को वापस लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हम इसकी खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन इसी संदर्भ में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे और उसके ऊपर ये जो हमला है वो निहायत ही निंदनीय है, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन पूरे देश के पैमाने पर इसके खिलाफ एक जुझारू विरोध है, क्योंकि कर्नाटक के अंदर तो आज ही खबर तो नहीं आई है, आज ही जो है बंगलौर में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया है, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि टिकैत के ऊपर हमला सभी जनवादी आंदोलनों पर हमला है। संयुक्त किसान मोर्चा के दर्शन पाल ने भी अपने बयान में कहा है कि देशव्यापी पैमाने पर इसका विरोध होना चाहिए। एक और बात मैं जो कहना चाहता हूँ यह है कि पिछला तजर्बा जो है, मुझे लगता है कि ये हमले जो सरकार की बदहवासी है, ये इस देश के अंदर दोबारा किसान आंदोलन को तेजी से भड़काएंगी और वो देखें उसका क्या प्रोसेस होगा, वही देखना होगा। सरकारी साजिश निंदनीय है, इसकी जितनी भर्त्सना हो कम है, और दूरगामी तौर पर ये किसानों को अपने देश से एलियनेट करने की तरफ जो है ये सरकारी साजिश जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेवार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। जो तस्वीरें आ रही हैं हमलावर की, बताया जा रहा है कई बीजेपी नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें आई हैं, वो मोदी चिल्ला रहे थे मीटिंग में, भाई मोदी चिल्ला, जी तो लगता है कि जी इसमें कोई तो राय नहीं होनी चाहिए कि ये कोई क्या कहेंगे उसको, कोई स्ट्रे एलिमेंट्स थे। ये सरकार द्वारा प्रेरित एक पुरानी इनकी साजिश रही है। याद होगा आपको कि किसान आंदोलन के समय भी उन्होंने किस्म किस्म की तकड़में की थी। याद होगा कि लाल किले पर जो चढ़ा था लखा सिधाना, या किस तरीके से पुलिस परमिशन को किया था। इनको यही तरीका आता है और इसी में ये उलझे हुए हैं। बिल्कुल। हाँ जगदीप जी, इसी के साथ एक सवाल भी आप उसका जवाब भी दीजिए। क्या लगता है कि ये जो है, जो सरकार है, ऐसे लोगों को जो इस तरह के मोर्चे पर आते हैं, अगुवाई करते हैं या सरकार को परेशान करने की क्षमता रखते हैं, उनको कैसे दबा दिया जाए, डरा दिया जाए और इतना जो है पीछे कर दिया जाए कि आइंदा कोई हिम्मत ना कर सके इस तरह की? उसकी साजिश भी इसमें हो सकती है, इस तरह कोई विपक्ष भी हो सकता है। जगदीप जी। महेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि लाल किले पे लखा सिधाना नहीं चढ़े थे, कोई दूसरा व्यक्ति था। गलत हो सकता है। लखा सिधाना पे, हाँ, लखा सिधाना और दीप सिद्धू पे ऐसे आरोप जरूर लगे थे कि इन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ किसानों का जो समझौता था मार्च करने को लेके, उसको तोड़ा है। उसी के तहत उन पे मुकदमे भी हुए थे, लेकिन ये दोनों व्यक्ति वहां नहीं थे। ये मैं करेक्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात, जहां तक राकेश टिकैत पे हमले की बात है, ये काफी दिनों से ये चल रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत एक किसान आंदोलन की और किसानों को संगठित करने की एक मुखर आवाज और सशक्त आवाज बन चुके हैं। उन्होंने और जयंत चौधरी ने जो मुजफ्फरनगर में एक संयुक्त रैली की थी और जिसमें भाईचारे का संदेश दिया था, और अभी परसों राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में ही अपने एक भाषण में ये कहा है कि ये 36 बिरादरी का आंदोलन है,
ये समाज 36 बिरादरी का समाज है, इसको सभी को साथ आना चाहिए, इसमें सभी वर्ग इसमें साथ आने चाहिए। तो ये कायदे से देखा जाए तो राकेश टिकैत पे तो हमला किसान आंदोलन के समय भी हुआ, जब कोशिश की गई पुलिस के द्वारा उनको वहां से उठाने की, उस वक्त में किसान आंदोलन में राकेश टिकैत और कुछ ही लोग वहां मौजूद रह गए थे, लेकिन ये वो तब भी नहीं डरे। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के छोटे मोटे घटनाएं जो हैं वो किसी एक अच्छे सशक्त आवाज को, और उस आवाज को जो एक समाज के लिए पूर्ण तौर से एक कारण के ऊपर डटे हुए हैं, उसको डरा पाएगी, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा तबका, किसानों का बहुत बड़ा तबका इस आवाज को या राकेश टिकैत को या उनके विचारों से बहुत अच्छे से सहमत है, इसीलिए उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है ना। और ये जितनी भी चीजें हैं, ये सरकार की अपनी बहुत तरीके की कोशिशें होती हैं ताकि बहुत लोग, देखिए इस सरकार में या किसी भी सरकार में कहीं ना कहीं एक चीज तो तय है कि एक एक कहा जाता है कि किसी एक सशक्त को गिरा दीजिए तो बाकी चुप हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ऐसा किया जाता है, लेकिन आंदोलन में ये महात्मा गांधी के साथ भी किया गया, ये और भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी किया गया। हाँ जी ये जी जी, हम लोग आखिरी ठीक है दौर में हैं, अब 2-3 जी मिनट हम लोगों के पास हैं। शशि जी जी, क्या माना जाए कि अभी जो इनके संगठन में जो एक विभाजन की बात आई है, वो क्या कोई सत्ता प्रेरित भी विभाजन था, उसके द्वारा जो है उसका हाथ है उसमें, उसी का एक्सटेंशन माना जाए जो है, जो कर्नाटक में हमला हुआ है, इस तरह से देखा जा सकता है इस मसले को? निस्संदेह महेंद्र जी, ये न केवल सरकार में जो सत्ताधारी दल है उसके द्वारा प्रेरित है, बल्कि ये कॉरपोरेट प्रेरित है। मैं इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि पूरी की पूरी कवायद जो थी वो इस पूरे रिजीम के दौरान, ये सेकंड टेन्योर है इस गवर्नमेंट का, और जो हिंदुस्तान की जो बड़ी पूंजी है, खासतौर से अंबानी अडानी के नेतृत्व में जो बड़ी पूंजी है, उसने पहले से ही बड़े बड़े साइलोज और बड़े बड़े भंडारण और तमाम सारी योजनाएं बना रखी थी। वो योजनाएं इस पूरे किसान आंदोलन में, और हिंदुस्तान में अगर देखा जाए हाल फिलहाल के एक दशक में एक बड़ा क्रेडिबल आंदोलन हुआ तो किसानों का आंदोलन हुआ। तो हिंदुस्तान के कॉरपोरेट का एक जो पहला ब्लॉक क्रिएट किया, रास्ता रोकने का काम किया, वो किसानों ने किया। इस बात से बड़ी पूंजी को बहुत चिढ़ है, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले शीघ्र इसी रिजीम के, इसी सरकार के दौरान ही वे किसान के बिल जो है दोबारा वापस लाएं। इस दिशा में सबसे बड़े जो रोड़े जितने भी लीडरशिप के, जैसा कि अभी सिद्धू जी ने कहा कि कुछ प्रमुख चेहरों को अगर आप पीछे ढकेल लें या उनको डिस्क्रेडिट कर दें, या यहाँ तक कि उनके खिलाफ हमले भी कराए जा सकते हैं, अगर ऐसी योजना बनती है या भविष्य में घटनाएं होती हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ये पूरी तरह से एक बड़ी कंस्पिरेसी का, बड़ी षड्यंत्र का, और उसके कॉरपोरेट के साथ कनेक्शंस हैं, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम उन तमाम भाजपा के नेताओं ने कहा है कि हम उस कानून को मौका मिलते ही दोबारा ले आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण पक्ष की तरफ आपने इशारा किया है, और जो सीधे जुड़ता है। जोड़ना चाहूंगा जी जी बोलिए। ये मामला सिर्फ कॉर्पोरेट ही नहीं है, अगर देखा जाए तो नव उदारवादी दौर में किसान आंदोलन 1990 के बाद दुनिया के पैमाने पर सबसे बड़ा आंदोलन था, और इस आंदोलन को फूट करके पीछे धकेलने का और इसकी ऊर्जा को समाप्त करने का सिर्फ शासक और कॉर्पोरेट ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवादी शक्तियां भी इसके अंदर निश्चित तौर पर लिप्त होगी। हालांकि सूचना मिलना मुश्किल है, क्योंकि इस आंदोलन की धार धीरे धीरे जिस तरीके से WTO के खिलाफ जा रही थी, वो जो है उनके गले उतरने वाली बात नहीं है, और ये आने वाले समय में लंबे समय तक दुनिया के संघर्षों को रोशनी देगा और हौसला देगा। बिल्कुल। अभी आने वाले वक्त में जो फूड क्राइसिस, जो दुनिया के स्तर पर भोजन का संकट, फूड सिक्योरिटी का है, ऐसे में विश्व पूंजी की भी, आपने सही बात कही कि विश्व पूंजी का भी निगाह भारत के अन्न बाजार के बाजारीकरण पर है, उसके निजीकरण पर है। क्योंकि जब तक वो फूड को मोनोपोलाइज नहीं करेगा, उसको कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक उसका जो लिबरलाइजेशन का या कंट्रोल का जो एजेंडा है, और उसमें बहुत जरूरी है कि किसानों को कैसे डिस्पोजेस किया जाए। तो इस डिस्पोजिशन के लिए उस प्रतिरोध को दूर करना उनके लिए बहुत आवश्यक है, और इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। गिल साहब, आप समाप्त करिए इस प्रोग्राम को, आप अपने पक्ष के साथ। अभी जो
टिकायत है, टिकायत एक सशक्त लीडर बन के उभरा है इस आंदोलन के दौरान, और उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। जनरली वो खड़ा रहा और काफ़ी अच्छा लड़ा। पहले इसकी बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं रही है, हालांकि इस दौरान जो लड़ाई में रहा और जिस तरह से आंदोलन का नेतृत्व किया उसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा था लोगों में। और इनसे बहुत घबराते हैं बीजेपी का सीधा साधा हिसाब है, अगर कोई खरीदा जा सके तो खरीद लो, चाहे वो पटेल हो चाहे कोई हो, खरीद लो, और खरीदो नहीं तो अगर बिके ना तो पीटो। यही तरीका है, ये एक तरफा इनका तरीका है और इसी तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं, और सरकार चल रही है ये तरीके से। लोगों को अगर एक साथ होकर एकजुट होकर खड़े नहीं होंगे तो लोग इनका जो तशद्दुद का शिकार होंगे। लड़ना होगा तो एकता होनी पड़ेगी लोगों की, और लोग को उसको समझना होगा कि अगर आपने जो मामले हैं, जो अपने डे टू डे डिमांड्स है उसको लेके आगे बढ़ना है तो कम से कम एकता होनी पड़ेगी, पॉलिटिकल एकता होनी पड़ेगी, जमीन पर एकता होनी पड़ेगी, तभी लड़ाई हो सकती है। और इसको किसान आंदोलन ने हमारे सामने सिद्ध कर दिया था कुछ समय के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, हमारा समय खत्म हो रहा है। अभी हम लोग 51 मिनट करीब बातचीत की, और आज जो महत्वपूर्ण खबरें थी देश की उसको हमने सामने लाने की कोशिश की। अलावा कुछ मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की, गहराई से बातचीत की, उसके कई पक्ष आए, शायद आप लोगों ने पसंद भी किया हो। कल फिर हम लोग आएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने इन मेहमान जो साथी हैं उनको शुक्रिया कहूँगा, महत्वपूर्ण सुझाव दिए, महत्वपूर्ण जो है अपनी बातें रखी हैं जो तमाम मुद्दों से बहुत गहराई से जुड़ती हैं। कल फिर हम लोग 7 बजे इसी मौके पर यहीं फिर मिलेंगे, और कल के विषय में, कल की जो खबरें होंगी और उससे संबंधित जो बड़ी खबरें होंगी उस पर चर्चा करेंगे। मेहमानों के शुक्रिया के साथ जो लोग दर्शक थे, जो लोग देख रहे थे, उनको मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कल की मुलाकात के वादे के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।